Hello and welcome to Achievers Hype. Dear learner, today we are going to talk about the 4 Ds of psychological disorders, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बेस कह सकते हैं। जो 4 Ds होते हैं उनके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पर्सन के एबनॉर्मल होने के असेसमेंट को हम इन 4 Ds के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 4 Ds के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनका जिक्र आपने ज़रूर सुना है, लेकिन ये क्या होते हैं एग्जैक्टली और कैसे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बेस बनते हैं, कैसे उसको इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं, ये आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के 4 Ds होते हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दे आर डेविएंस। डेविएंस का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन वर्ड से बना है, मतलब अगर कोई पर्सन एक स्ट्रीम लाइन में चलते हुए उस स्ट्रीम लाइन से बाहर निकल जाता है, अब चाहे वो सोशल नॉर्म्स हो, चाहे वो कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू हो, तो जब पर्सन डेविएट होता है अपनी एक स्ट्रीम लाइन से, तब हम बोलते हैं कि डेविएंस की कैटेगरी में पर्सन आता है और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक बेस बनता है। डिस्ट्रेस की अगर हम बात करें, जब पर्सन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रेस की स्टेज में रहता है, लगातार डिस्ट्रेस को फेस करता है, तो वो अबनॉर्मैलिटी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। अगर ये डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना रहे या बहुत लॉन्गर पीरियड तक बना रहे, तो वो पर्सन डिस्ट्रेस में रहते रहते एबनॉर्मैलिटी की तरफ इतना ज़्यादा चला जाता है कि डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। डिसफंक्शन का मतलब होता है जब पर्सन अपने कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर एबिलिटीज़ को लूज़ कर दे, वो अपने बिहेवियर में वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, जिससे ये पता चले कि ये पर्सन जो है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसफंक्शनैलिटी या डिसफंक्शन, जो कि एक बेसिस होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। उसके बाद हम बात करते हैं डेंजरसनेस, जो कि 4th D है। डेंजरसनेस का मतलब होता है एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाना जहां पर्सन अपनी सारे सेंसेस को लूज़ कर देता है, या तो किसी दूसरे पर्सन को हार्म करने की कोशिश करता है या सेल्फ हार्म भी कर सकता है। जैसे कि कोई पर्सन अपनी नस काटने की कोशिश करे, खुद के साथ में कोई ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करे जो सुसाइडल हो सकता है। ऐसे में हम पर्सन को कहते हैं डेंजरसनेस की कैटेगरी में फॉल होना, यानी कि वो पर्सन नॉर्मल नहीं रह जाता। तो ये है 4 Ds ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक एक करके डिटेल में इनकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं डेविएंस के साथ। डेविएंस मीन्स समथिंग बीइंग एक्सट्रीमली डिफरेंट, अनयूजुअल एंड बिहेविंग इन एन एसेंट्रिक मैनर, नॉट इन अ नॉर्मल मैनर, इन एन एसेंट्रिक मैनर। इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज डेविएंस फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स एंड डेविएंस फ्रॉम स्टैटिस्टिकल नॉर्म। दोनों को समझेंगे विद एग्जाम्पल, लेकिन पहले डेविएंस की बात करते हैं कि कोई पर्सन जो एक बहुत ही अनयूजुअल वे में बिहेव करे, एक्सट्रीमली डिफरेंट हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। एक सोशल नॉर्म्स पर अगर हम देखें तो कुछ डिसाइडेड वेज होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, अगर उनसे भी पर्सन शिफ्ट हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ से ये लॉज बन के आते हैं, कहाँ से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये जो भी चीज़ें होती हैं वो डेविएशन को दिखाती हैं कि पर्सन के बिहेवियर में डेविएशन हो रहा है, वो चीज़ नहीं कर रहा है जो होनी चाहिए। तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं कि वो डेविएंस एक जो है बेस बन जाता है। अब अगर हम डेविएंस फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स कहें तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स बाय अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सोसाइटी में मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन फूड को पसंद नहीं किया जाता है, उस केस में अगर पर्सन उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या उस वेजिटेरियन सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग उस नॉन वेजिटेरियन सिस्टम को फॉलो करने वाले पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये उसका उस बिहेवियर से डेविएशन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो सोसाइटी के नॉर्म को वॉयलेट करता है, ये जो हमने नॉन वेजिटेरियन वाला एग्जाम्पल लिया एक छोटी कम्युनिटी के लिए हो गया, एक फैमिली भर तक के लिए बात हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो चोरी करना एक ऐसी चीज़ है जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है। वो कल्चरल नॉर्म में नहीं आता है, आपकी कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसी बात। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप अपने कल्चरल वैल्यू को लूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने एथिक्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप इस तरीके का कल्चरल नॉर्म्स के साथ डेविएशन दिखा रहे हैं। इस तरह के पर्सन को एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है कोई भी पर्सन जो कल्चरल नॉर्म्स के साथ में शिफ्टिंग करता है, जैसे कि मैरिंग इन अ यंग एज, डिसोबिंग योर पेरेंट्स, चेंजिंग योर रिलीजन। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डेविएशन को दिखाते हैं, जो सोशली कल्चर जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे शिफ्टिंग को दिखाते हैं, डेविएशन को दिखाते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स में डेविएशन, तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं,
इस केस में भी हम अपने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल को फिक्स कर सकते हैं। देखिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों सिचुएशंस में आता है। एक मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर जो है वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रही है, उसमें से कोई एक पर्सन जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल कहलाता है अगर ये इनफ्रीक्वेंटली होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और कल्चर। तो इस तरीके के डेविएशन को हम स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स में रखते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि सुसाइडल बॉम्बिंग, टेलिंग अ जोक इन अ फ्यूनरल, टेररिज्म। ये वो सारे एग्जाम्पल हैं जो स्टैटिस्टिकल नॉर्म में आते हैं। देखिए हर कोई जो नॉर्म, सोशल नॉर्म और कल्चरल नॉर्म में तो हर एक एग्जाम्पल आएगा ही। वो तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड ही होता है जो हमारा बिहेवियर होता है। वो स्टैटिस्टिकल नॉर्म में कैसे पहुंचेगा, वो तब पहुंचेगा जब हम ऐसी किसी चीज़ की बात करें जो एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, जो शायद होनी ही नहीं चाहिए, इस तरीके की बात। जैसे कि टेलिंग अ जोक इन अ फ्यूनरल। अब ये सोसाइटी ने रूल नहीं बनाया है, बट एक ऐसा रूल है जो हम खुद ही सीख जाते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत ही माइनॉरिटी में कोई ऐसा पर्सन होगा, कहते हैं ना कि 1 in a million, ऐसा कोई काम जो कि अब नॉर्मेलिटी की तरह से दिखता हो, 1 in a million कोई पर्सन करने लग जाए, तो वो स्टैटिस्टिकल नॉर्म में आ जाता है। 1 in a million में वर्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टैट्स को दिखा रहा है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम बात कर रहे हैं, ये स्टैट्स को दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली कि सोशल तो वो होगा ही होगा, डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर ही हम रहते हैं, वहीं उसी के अंदर हम अपने बिहेवियर की बात कर रहे हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल नॉर्म का मतलब ये हो गया कि जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहिए, रॉबरी, एनी इलीगल एक्ट जो कि सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, वो एक स्टैटिस्टिकल नॉर्म से डेविएशन पर्सन का दिखाता है। काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लोज होती हैं, मगर थोड़ा सा हमने डिफरेंसेस को भी क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रेस की। डिस्ट्रेस तब होता है व्हेन एन इंडिविजुअल शोइंग एनी बिहेवियर इज एक्सट्रीमली अपसेट। कोई पर्सन इस तरीके के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, या हम ये भी कह सकते हैं द अबनॉर्मल बिहेवियर्स आर दोज दैट लीड टू पर्सनल डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, वेरियस पेन्स एंड एक्स और इमोशनल अपसेट। इसका मतलब ये हो गया कि अबनॉर्मल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो डिस्ट्रेस को बर्थ देता है किसी भी टाइप के। The distressing effects such as endless crying, difficulty in sleeping, agitation, anxiety, loss of appetite or feeling of pain remain for so long that it becomes a psychological disorder and considered to be abnormal or maladaptive. देखिए जब डिस्ट्रेस होता है तो अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे अंदर ही स्टे करेगी, वो स्टे करती रहेगी और हमारे अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो फैल जाएगा, इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसी तरीके की बनती चली जाएगी। कहते हैं ना कि अगर नेगेटिविटी किसी पर्सन के अंदर बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो वो पर्सन को नेगेटिव बना देती है। बिल्कुल यही इसी लाइन की हेल्प से आपको डिस्ट्रेस को समझना है कि अगर किसी पर्सन के अंदर डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है तो वो पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। तो डिस्ट्रेस भी एक रिसोर्स होता है, एक ग्राउंड होता है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पर्सन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं रहा है। डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शनैलिटी के टर्म में ये बात करता है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल ब्रेकडाउन। जब कोई पर्सन सोचने समझने की उसके अंदर कैपेसिटी ना बचे तो जाहिर सी बात है उसके इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब इंसान एक बात समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे उस सिचुएशन के साथ टैकल करे तो वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं वो भी आपको उसी तरीके से दिखने लग जाएंगे। इट इज़ एन इनेबिलिटी टू परफॉर्म डेली फंक्शनिंग और एवरीडे एक्टिविटीज़। ये डिसफंक्शनैलिटी का मतलब यही हो गया कि पर्सन फंक्शनिंग में प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके डेली रूटीन की चीज़ें, छोटी मोटी एक्टिविटीज़, इन सब में भी हमें डिसफंक्शन नज़र आने लगता है। इन अदर वर्ड्स अ बिहेवियर इज कंसीडर्ड अबनॉर्मल इफ़ इट इम्पेयर्स फंक्शनैलिटी। कोई भी बिहेवियर जब हमारे फंक्शन को डिस्टर्ब करता है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। इन सीवियर डिप्रेशन अ पर्सन फील्स सो आइसोलेटेड एंड ग्रीव्ड दैट ही विड्रॉज हिमसेल्फ फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ एंड स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो मैलेडेप्टिव बिहेवियर होते हैं ये किसी भी पर्सन पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। डिप्रेशन के केस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमें डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन मिल रही है। जब डिस्ट्रेस लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है तो वो डिसफंक्शन को ऑटोमेटिकली बर्थ दे देता है। ये चारों जो डीज हैं वो कनेक्टेड भी हैं। मैं लास्ट में आप चारों को कनेक्ट करके भी समझाऊंगी। फिलहाल आप ये इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि डिस्ट्रेस जब लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमें डिसफंक्शन की कैटेगरी में लेके चला जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं डेंजरसनेस की। एनी इंडिविजुअल इम्पोजिंग अ रिस्क ऑफ डेंजर टू वन सेल्फ और टू अनदर पर्सन। जब ऐसा कोई पर्सन बिहेव करता है तो वो बहुत डेंजरसनेस की कैटेगरी होती है और हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है। अगर कोई आपके सामने ऐसा पर्सन आ जाए
जो कुछ भी ऐसा बिहेव करने लग जाए विच शुड नॉट बी डन, राइट। मान लीजिए नस काट रहा है या कुछ भी किसी मंजिल से कूदने जा रहा है या पुल से कूदने जा रहा है, इस तरह के एक्ट्स जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या किसी चैनल पे देखते हैं तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक एक बात निकलती है, अरे ये कैसी बेवकूफ़ी करने जा रहा है, अरे ये कैसा इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, ये कैसे पागलों वाली हरकत करने जा रहा है। तो ये जो वेग स्टेटमेंट्स हम निकालते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, ये सब दिखाते हैं डेंजरसनेस को। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर को ही रिफ्लेक्ट करता है। A person trying to commit suicide is deemed to be abnormal. Similarly, if an aggressive person tries to cut or harm himself with a knife, इस तरह की कोई काम करता है तो उसको हम डेंजरसनेस कहते हैं। अब वापस आएंगे हम अपनी फर्स्ट यहाँ पर, जहाँ पे हम 4 Ds ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजरसनेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखिए, डेवियंस का मतलब हो गया कि पर्सन का अपने एक स्ट्रीम लाइन से शिफ्ट हो जाना। जब पर्सन का जो बिहेवियर है, या ये कह सकते हैं कि पर्सन के जो एक्ट्स हैं वो एक स्ट्रीम लाइन से शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बिहेवियर में एबनॉर्मैलिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रेस को भी बर्थ देती है, क्योंकि वो पर्सन एक रेगुलर लाइफ को नहीं जी पा रहा है। एक किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है उसके पीछे, पर पर्सन का डेविएट हो जाना अपने रेगुलर लाइफ से, हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है इससे कोई जो कंपनी मिली है, जो किसी ऐसे पर्सन के साथ वो रहने लगा है कि जो वो बिहेवियर इस तरीके का सीख गया है लर्निंग के थ्रू। द रीज़न कैन बी एनी थिंग बट द पर्सन इज शोइंग द डेवियंस। इस केस में क्या होता है, उसको डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस जब उसको होता है तो डिस्ट्रेस भी एबनॉर्मैलिटी का एक फैक्टर होता है। डिस्ट्रेस होने के बाद पर्सन की डिसफंक्शनैलिटी में देखने को हमें मिलती है कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो फंक्शनैलिटी, कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर ये चीज़ और बढ़ जाए तो ये डेंजरसनेस को बढ़ते देती है। तो ये जो 4 Ds हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आज की क्लास में हमने इन 4 Ds के बारे में बात करी, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। Keep showing your support like you always do. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye-bye.